हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र त्रिपाठी विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अगर आपको आ रहे हो और सेशन अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। चलिए, यहाँ पर से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है यहाँ पर पूछा गया है। स्पाइनल से रिलेटेड आप जब कब देखते होगे यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते होंगे, लेकिन यहाँ पर से थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करिएगा। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पाइनल्स हैज वैल्यू ऑफ स्पाइनल पैरामीटर 2 इक्वल्स टू 0। मतलब ओवरऑल ये कहना चाह रहा है कि लैम्डा की जो वैल्यू रहने वाली है ये 0 रहेगी। अब 0 किसके लिए होती है? तो जो भी स्पाइनल्स स्पाइनल्स हमारे दो तरह के होते हैं। एक मिनट में शॉर्ट में स्पाइनल हमारे जो भी स्पाइनल्स है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल स्पाइनल और दूसरे होते हैं इनवर्स स्पाइनल। ठीक है, इन्हें इनवर्स स्पाइनल बोलते हैं। नॉर्मल स्पाइनल्स के केस में लैम्डा की वैल्यू 0 होती है और इनवर्स स्पाइनल्स के केस में लैम्डा की वैल्यू 0.5 होती है। वाइल इन बिटवीन बोथ ऑफ देम, यहां पर से हमारे क्या होते हैं पार्शियल इनवर्स स्पाइनल्स का भी केस होता है, जहां की लैम्डा की वैल्यू 0 से तो ज्यादा होती है और 0.5 से थोड़ी सी कम होती है। मतलब यहां पर आप रख सकते हो 0.5 से, अगर इसको बेटर तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर दूं तो कुछ ऐसे आएगा। लैम्डा यहां पर से 0 से बड़ा लैम्डा होगा और 0.5 से छोटा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल जो आप देखते हो वो क्या है? NiAl2O4, जिसका लैम्डा की वैल्यू 0.38 देखने को मिलती है। अब देखो यहां पर से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसका बेसिक कुछ हम लोग जो कंक्लूजन निकाल के पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कभी भी क्रोमियम +3 में हो और कोबाल्ट +3 में हो या एल्यूमिनियम +3 में हो या इवन Mn का भी कई बार बोलते हैं कि +3 में हो, तो हमारे इनसे बनने वाले स्पाइनल नॉर्मल ही बनते हैं। लेकिन अगर हमसे बात की जाएगी कि Fe अगर +3 में है तो इससे बनने वाला स्पाइनल हमारा इनवर्स ही होगा। बस एक चीज याद रखिएगा यहां पर से इंपॉर्टेंट, कि यहां पर से सब कुछ ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन जो कि कौन सा है? ये जहां पर से एल्यूमिनियम +3। अब आप कैसे डिटेक्ट करोगे +3 में कौन सा है? तो जो बेसिक फॉर्मूला होता है Mn2O4, तो याद रखना यहां पर से जिसकी ऑक्सीडेशन जो एक नंबर में होता, मतलब एक ही मेटल होता है, वो ऑलवेज +2 में होता है, और जो दो नंबर्स में होते हैं वो +3 में होते हैं। दैट मीन्स जैसे NiAl2O4 में एल्यूमिनियम 2 हैं, दैट मीन्स वही +2 में होगा, सॉरी +3 में होगा। सिमिलरली अब यहां पर तो कुछ है ही नहीं, तो Fe ही +2 में है और Fe ही +3 में भी है। यहां पर से ये 1 है, ये 2 है, लेकिन 2 वाला किस में होता है? +3 में, ये +2 में। यहां पर से तो वही +2 में भी है, वही +3 में भी है। इसको हमको देखना है। यहां पर से देखो, यहां पर से एल्यूमिनियम +3 में है, यहां पर से क्रोमियम +3 में है, यहां पर से Fe +3 में है, यहां पर भी Fe +3 में है, और यहां पर क्रोमियम +3 और यहां पर Fe +3। जरा एक बार अपने इनसे आंसर से कंपेयर कर लेते, आपको आंसर मिल जाता। अगर आप यहां पर से देख रहे होगे तो ये कैसा हो जाएगा? इनवर्स स्पाइनल हो जाएगा। तो आंसर काट दो, क्योंकि हमसे 0 के लिए पूछा गया और 0 मतलब नॉर्मल, और दोनों नॉर्मल हो, तो दूसरा हमें चेक ही नहीं करना है। यहां पर से देखोगे तो ये कैसा है? क्रोमियम नॉर्मल होता है, ये भी नॉर्मल, हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखोगे Fe है, दैट मीन्स यहां पर से ये आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर भी Fe है तो आंसर गलत हो जाएगा। बस याद रखना Fe का एक एग्जाम्पल है जो है Fe2O4, जो कि Fe यहां पर भी +3 है, बट इसकी ये कैसा बनाता है? ये नॉर्मल बनाता है। जैसे यहां पर से इस वाले केस में भी एल्यूमिनियम +3 में है, बट ये जैसे एक्सेप्शनल केस ये है, उसी तरह से आप इस वाले एग्जाम्पल को एज एक्सेप्शनल केस याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है माइक्रोस्टेट कैलकुलेशन का। कई बार आपको कुछ टर्म्स दी होती हैं, उनसे हम लोगों को इसे क्या बोलते हो? इसे टर्म बोलते हो। जब भी कोई भी यहां पर से आपकी स्टेट, ये जो दिया है इसे क्या बोलते हो? ये स्टेट है। PFD ये सब क्या है? स्टेट है। कैपिटल लेटर्स में है, दैट मीन्स ये स्टेट है। अगर यही स्मॉल लेटर्स में होता तो ये आप सबसेल, P सबसेल, F सबसेल या D सबसेल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर यहां पर से जो वैल्यू लिखी, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, और किसी भी स्टेट के ऊपर अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी लग जाती तो उसे हम टर्म बोलने लगते हैं। और सुंदर बात क्या है, यहां पर इसकी एक J वैल्यू लिखते हैं, रसल सैंडर्स कपलिंग
एलएस कपलिंग या स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, अगर उसकी भी वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे तो इसे टर्म सिंबल कहते हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, अगर हम लोग निकालते हैं माइक्रोस्टेट, अगर हमको टर्म से निकालनी होती है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बेसिक सा होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2l+1। ठीक है, अब यहां पर से बात दो चीज है कि एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कुछ और नहीं है 2s+1 है। ठीक है, क्या है, 2s+1 है। लेकिन यहां इस फॉर्मूले में हमें ये नहीं कैलकुलेट करनी, बिकॉज ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी ही होती है, डायरेक्ट वैल्यू रख दो। तो यहां पर से अगर आप इसके लिए कैलकुलेट करो और इसके लिए, इसको कैलकुलेट करने से पहले l की वैल्यू S_P_D_F ... मतलब अगर हमारी इस तरह की सबसेल हैं तो इसके लिए 0 होती है, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, ये सारे हम लोग बात करते हैं, या कैपिटल S, P, D और F। ठीक है, इनके लिए ये वैल्यूज होती है मिलिकन टर्म्स। मिलिकन टर्म्स के इनको बोलते हैं मिलिकन टर्म्स, और मिलिकन टर्म्स के करस्पॉन्डिंग ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं। P है, P के लिए हम क्या रखेंगे, 1, मतलब L की वैल्यू यहाँ पर 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है 3, और 2 × 1+1, तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और 9, मतलब 9 आ जाएगा यहाँ पर से। ठीक है, देख लो 9 कहाँ पर है, ये दो ऑप्शन कट गए। सेकंड नंबर पे अगर आप रखोगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगेन 3 है, और 2 × L की वैल्यू F के लिए कितनी होती है, 3 होती है, यहाँ पर से मैं 3 लिखूंगा × 1, मतलब यहाँ पर से 3 दूनी 6, 6 18 और 18 3 21 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, ना कि बी। गॉट इट, सिंपल मेथड है। अनदर मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ माइक्रोस्टेट जो होता है वो क्या होता है, NCR = n⁴ अपॉन यहां पर से R फैक्टोरियल इंटू -1 R फैक्टोरियल। कुछ ये यहां पर फॉर्मूला देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी एक माइक्रोस्टेट कैलकुलेशन का है। ये हम कब करते हैं, जैसे हमारे पास मान लो कोई भी P3 टर्म, मतलब यहाँ पर से आपके पास जैसे लिखते हो ना D2 कॉन्फ़िगरेशन, तो D2 के लिए अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो ये इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है, NCR के लिए अगर इसको कन्वर्ट करूं तो यहाँ पर से C हो जाएगा। इसके लिए कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 10, तो 10 हो गया। R की वैल्यू यहाँ पर से 2 हो जाएगी, इक्वल्स टू यहाँ पर से आप वैल्यू रख लोगे 10 अपॉन R फैक्टोरियल की, यहाँ पर से मतलब R की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से 2 फैक्टोरियल आ गया, n - R का यहाँ से फैक्टोरियल। ठीक है, n - R को मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ 10, एक मिनट, यहाँ पर से क्या आ जाएगा देखो, 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में 10 - 8 का फैक्टोरियल। ओपन करोगे तो यहाँ पर से, सॉरी 10 - 2 का फैक्टोरियल, 10 - 2 का फैक्टोरियल, मतलब इससे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो डायरेक्ट इसको मैं 8 फैक्टोरियल 1 मिनट के लिए ले लेता हूँ, इंटू 8 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल होता क्या है, अगर ओपन अप करोगे तो इसके नीचे की जितनी वैल्यू हैं वो लिख सकते हो। तो यहाँ तक 8 फैक्टोरियल लिखूंगा, ये कट जाएगा। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं, तो 2 से इसको एक बार काट देंगे, यहाँ पर से 5 और 9 × 5 = 45, मतलब इसके लिए कितनी माइक्रोस्टेट्स आ जाती हैं, 45। ये मैंने बता दिया है। आपका होमवर्क में क्या है, साथ में अगर आप बताना चाहते हो तो यहाँ पर D5 के लिए कैलकुलेट करके माइक्रोस्टेट आपको कमेंट सेक्शन में बता देनी है। ये मैंने अलग अलग मेथड बता दिया, D2 का मैंने बता दिया, D5 का आपका होमवर्क है, जल्दी से कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया सा है, ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है। Which of the following complex is a strongest reducing agent? पहले तो टर्मिनोलॉजीज का पेपर का समझिए। गेट, अगर गेट का एग्जाम देते हो, इवन नेट में भी देखने को मिलता है, लेकिन गेट में ये चीज़ बहुत बेटर तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। अगर ऑफिशियल पेपर आप देखोगे तो वहाँ पर अगर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिखा होगा ना, तो स्ट्रॉन्गेस्ट को वो ब्लैक कर देंगे, या रिड्यूसिंग एजेंट को वो ब्लैक और बोल्ड कर देंगे एज कंपेयर टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। इससे क्या होता है कि वो खुद आपको, आप ऐसे समझो ना, जैसे यहाँ पर से देखो इतना सब कुछ है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक स्पॉट बना दिया होगा, अभी दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा हो, अब दिख रहा होगा ना, ये स्पॉट बना दिया है, इतने में आपको और कुछ नहीं दिख रहा होगा,
इतने कंटेंट में कुछ नहीं दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा ये? क्यों? क्योंकि हमारी आदत है कमी ढूंढने की, तो उसी तरीके से अलग सा कुछ पहचानने की, ठीक है ना। और इसी को ही रिसर्च की भाषा में पैटर्न राइटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैटर्न राइटिंग टाइप का कुछ होता है विजुअल लर्नर्स के लिए। तो यहाँ पर से इसको क्या है, इसको मेंशन कर देते हैं। तो इससे आपको क्या समझना है, मेन फोकस इस पे है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट, जिन लोगों को नहीं पता बता देते हैं, जब कभी भी स्ट्रॉन्ग, बेस्ट, लोअर, मोस्ट, इन सब में अगर EST सबसे लास्ट में लग जाता है, दैट मीन्स वो टॉप नॉच कैटेगरी है और वो सिर्फ एक होगा। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे कहते हैं ना गुड, बहुत गुड के लिए है ना, और बेटर हो सकता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन जो बेस्ट है वो एक होगा, मतलब उसका आंसर एक ही होगा। वैसे ही यहां पर से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और भी हो, मतलब ABCD में 2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं। इसकी कैपेसिटी मान लो 10 की, इसकी 15 की हो, ठीक है। इनके कंपैरिजन इसकी 0 और 1 है, ये 10 और 15 वाले हैं। लेकिन हमें 10 वाले को भी नहीं कंसीडर करना है, उनमें भी जो सबसे टॉप है उसको कंसीडर करना है। ओके, भले ही किसी के 100 में से, मतलब आप में मान लो JRF कर भी लिया, लेकिन अब JRF करने से मतलब नहीं है, उसमें भी जो सबसे टॉप आएगा उसको हम सबसे बेस्ट मान लेंगे उसमें, ठीक है ना। यहां पर से बस इस चीज को समझाना था, इस चीज को ध्यान से देख लेना। स्ट्रॉन्ग गेस्ट कई बार लिखा मिलेगा, एक और क्वेश्चन आएगा, अभी मैं उसको मेंशन करता हूं और आपको समझा दूंगा फिर से यही चीज। यहां पर से अगर आप कैलकुलेट कर रहे होगे तो कोबाल्ट इन +2 विद वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, तो क्या बनाएगा यहां पर से D7 हाई स्पिन। D7 हाई स्पिन अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4, ठीक है। या आप ऐसे ही किसी का देख लो, ये लो ये लो, ठीक है। यहां पर से ये दिख गया, मतलब इस तरह का सिस्टम बनता है। और हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑर्गेनिक में भर भर के रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ते रहते हो। रिड्यूसिंग एजेंट्स का एक्चुअली में काम क्या है, रिडक्शन का होता क्या है भाई? ओवरऑल वहां पर तो हाइड्राइड डोनर लिगेंड्स देख लेते हो कि जैसे LiBH4 NaBH4 या फलाना जो भी जितने हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स के टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करें, तो जो लोग इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, जिनको हम मेटल्स बोलते हैं, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वाइल हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, की कहीं पे इलेक्ट्रॉन मिले तुरंत कैप्चर कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर से हमसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा गया, मतलब सबसे बेस्ट तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन को कौन सा ग्रुप रिमूव करेगा या रिलीज करेगा। तो यहां पर से इसमें है, इसमें ऐसी खास व्यवस्था है नहीं, यहां पर से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे उसके आपको यहां पर से इतना कुछ बेनिफिट नहीं दिखेगा। अगर आप सबको सॉल्व करोगे, ये आपका काम है, अभी यहां पर से जल्दी से हम करके आपके सामने दिखा रहे हैं। जब आप करके देखोगे तो यहां पर भी आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा, कोबाल्ट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और ऐसे ही जियोमेट्री वगैरह, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी और एग्जैक्टली सेम यहां पर भी। बट हेयर दिस कंपाउंड कैसा है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यही सारी चीजें है ना, इन तीनों का सेम है, 1 2 3 इनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां SFL हो गया तो थोड़ा तो दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए था कि इनसे सबसे डिफरेंस है, इसीलिए यही आंसर है। बट हम आपको और क्लियर तरीके से बताएं ऐसा क्यों होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है, पेयरिंग कराना। और पेयरिंग भाई ये कैसा सिस्टम है, D7 है, 6 तक तो पेयर अप हो गए, 7th इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल थोड़ी फेल कर दोगे कि एक और वाइटल में 3 इलेक्ट्रॉन, फिर कहां जाएगा, वो हायर स्टेट में जाएगा। ये लो मैंने भेज दिया। अब अगर यहां पर से आप देख रहे हो तो यहां पर से एक्चुअली में इस इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी CFSE भी जो आएगी वो कितनी आएगी, 6 चौक 24, 24 में से 6 गया, -1.8 डेल्टा O के आसपास आएगी। आफ्टर releasing an electron it will be converted into this form, cobalt +3 D6 low spin having a maximum CFSE of -2.4 डेल्टा O। अभी मैं पेयरिंग एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, बस सिंपल इसकी बात कर रहा हूं। तो ये रिएक्शन मतलब ये जो है दो चीजों से फैसिलिटेट होता है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में होता है, आसानी से चला जाता है। इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, गेन ऑफ CFSE, मतलब ओवरऑल स्ट्रॉन्ग हमारे पास, इसी को तो कहते हो CFSE। जब भी कहीं पढ़े होगे, किसी से भी पढ़े होगे, यही तो पढ़ा होगा। मैक्सिमम CFSE कितनी आती है, -2.4 डेल्टा O। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस पढ़ते हो, बोलते हो सर इसकी रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो आपको बताया जाता CO2 निकल गया, H2 निकल गया, NO2 निकल गया, इस तरह का CO मतलब और भी बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, PPT बन गया, बहुत सारी चीजें, एरोमेटिसिटी आ गया, ठीक है, रेजोनेंस मिल रहा है।
उसी तरीके से इनऑर्गेनिक में ये इसका ड्राइविंग फोर्स हो जाता है और इसकी वजह से बहुत इजी रिमूवल होता है और 7 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। दैट मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो थोड़ा सा याद करने वाला है, रटने वाला है, ट्रांस इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया है द लेबलाइजिंग इफेक्ट, कुछ और नहीं है लेबलाइजिंग इफेक्ट आपका लेबाइलिंग टेंडेंसी, लेबाइल करने की टेंडेंसी, मतलब आपको पता होना चाहिए स्क्वायर प्लेनर में हम एक वो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यहां पर से मेटल होगा, मेटल में अलग अलग लिगेंड्स होंगे, किसी एक ट्रांस ग्रुप का, मतलब इसका जो है इसके सामने लीविंग ग्रुप जो भी लगा है इसका इन्फ्लुएंस इसके रिमूवल में कितना ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस इफेक्ट। फिर से सुन लो, यहां पर से स्क्वायर प्लेनर, ये जो हम इस ट्रांस इफेक्ट पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ मोस्टली इसके लिए पढ़ते हैं, और जितने भी कॉम्प्लेक्सेस देते हो यहां पर से प्रेजेंट 180 डिग्री पे जो लिगेंड है उसका इन्फ्लुएंस ऑन रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप के ऊपर कितना ज्यादा है, वही उसका लेबलाइजिंग इफेक्ट या ट्रांस इफेक्ट कहलाता है। तो इसके लिए अगर आपको याद हो, ट्रांस इफेक्ट तो एक्चुअली में होता क्या है, दो अलग अलग इफेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको आप लोग कहते हो, एक को कहते हो ग्राउंड स्टेट इफेक्ट, दूसरे को कहते हो ट्रांजिशन इफेक्ट। ठीक है, अगर मैं यहां ट्रांस इफेक्ट की बात करता हूं तो ट्रांस इफेक्ट एक्चुअली में क्या होता है, दो इफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है ग्राउंड स्टेट इफेक्ट, दूसरा होता है ट्रांजिशन स्टेट इफेक्ट। एक्चुअली में ये जो ग्राउंड स्टेट इफेक्ट है इसको कौन एम्फेसाइज करता है, सिग्मा डोनर वाले लिगेंड इसको भरपूर तरीके से पावर बनाते हैं, और ट्रांजिशन स्टेट इफेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो पाई एक्सेप्टर वाले जो है ये डोमिनेट करते हैं। लेकिन जब हम सीरीज बनाते हैं तो याद रखना इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, और जिसकी वजह से यहां पर से हमारे पास ट्रांस इफेक्ट सीरीज आ जाती है। ठीक है ना, इन्हीं दोनों का ऑर्डर कंपाइल करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में देखोगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। यहां पर से रिएक्शन हमारी, आपने केमिकल काइनेटिक्स में ये डायग्राम 50 बार, हजारों बार देखा होगा। ठीक है, ओवरऑल इस रिएक्शन की रेट कैसे फास्ट हो सकती है, दो मेथड से बच्चा, इस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को बढ़ा दो या तो इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को घटा दो। अब एक बात बताओ, आज तक किसी भी टीचर ने आपसे कहा है कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बढ़ा दो? भाई सिंपल सी बात है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बढ़ाना मतलब अनस्टेबिलिटी लाना। बट आपसे हर एक टीचर ने यही कहा होगा कि ट्रांजिशन स्टेट को जितना स्टेबलाइज करोगे, रेजोनेंस है, मीजोमेरिज्म में 50 तरह के और तरीकों से, उतना ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगी। दैट मीन्स जो चीज अनस्टेबल है उसको लोअर करने में, जो चीज हाई एनर्जी की उसको नीचे लाने में ज्यादा फैक्टर इफेक्ट करेगा, या कह लो वो ज्यादा बेटर है। जो चीज पहले से स्टेबल है उसको एनर्जी देके अनस्टेबल करके रिएक्शन काम नहीं चलेगा, या वो बेकार काम है। हम एक तरफ से रिएक्शन तो फास्ट कर रहे हैं लेकिन हमें ज्यादा कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ रही, सारी चीजें वो वर्थ इट नहीं है। हमारे लिए बेटर क्या है कि अगर हम एनर्जी लगा रहे, कुछ कर रहे हैं, तो इसको भी स्टेबल करें और प्रोडक्ट भी बनने लगे। दैट इज वाई आपका ट्रांजिशन स्टेट इफेक्ट और पाई एक्सेप्टर इफेक्ट जो है ये डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, मेजर होता है, और ये जो होता है माइनर होता है। शायद ये पूरा आप डिटेल समझ गए होंगे, बस आपको यहां से समझना है। आप गूगल पे करके सारी पूरी लंबी सी ट्रांस इफेक्ट की सीरीज उठा के देख लेना। ठीक है, उसमें आपको अलग अलग बस ऑथेंटिक जगह से उठाना, पता लगे कहां से उठा लो इधर उधर से, क्योंकि कई बार आपको यहां पर से आपको इज इक्वल्स टू का भी साइन मिलेगा। याद रखना, हाइड्राइड ऐसे बहुत खराब सा दिखता है लेकिन ट्रांस इफेक्ट से सीरीज में बहुत अच्छा उसका वो माना जाता है। एसेटाइलिन वगैरह, मतलब जो आपकी कार्बीन कार्बाइन है, इनका भी ट्रांस इफेक्ट वगैरह बहुत ज्यादा होता है। तो ये तो आपके ऊपर है रटने का। मैं इनके बिहाफ पर अगर अरेंज करूंगा तो यहां पर से C6H5 मतलब फेनाइल ग्रुप अच्छा खासा होता है, और उसके बाद यहां पर आपके पास Cl ग्रुप है, तो ये Cl ग्रुप, और सबसे वर्स्ट आपका ये आपका अमोनिया वाला या अमीन डेरिवेटिव जो भी आपके सामने गिवन है ये हो जाएगा। इसके साथ आप अगर ऑर्डर मैच करोगे तो आपका आंसर बेस्ट हो जाएगा। याद रखना इसका ट्रांस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, CO और CN का भी बहुत ज्यादा होता है। लिख लेना, CO और CN का भी ट्रांस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। पहला जहां पे आंसर है ये देखो, सोचने की बात ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ये आपके सामने आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए यहाँ पर से मतलब ये तो फ्री का क्वेश्चन है, 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अगर इसको आप आयोनाइज करोगे, कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमेशा सिखाता हूँ, आयंस में कन्वर्ट कर लो, सबसे बेटर मेथड है। यहाँ पर से Cn का होल 5 हो जाएगा, NO हो जाएगा, और 3 पॉजिटिव अगर गए हैं इधर, यहाँ पर से के 3 पॉजिटिव गए हैं तो यहाँ 3 निगेटिव भी आए होंगे। अब हमें जिसका निकालना है उसे हम x मान लेते हैं, प्लस इसे -1 मानते हैं। टोटल कितने हैं, 5 है, प्लस इसका कितना होगा, +1 चार्ज लीनियर फॉर्म में जुड़ता है, प्लस यहाँ पर से ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर से x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर से -4 इक्वल्स टू -3, इम्प्लाइज x इक्वल्स टू +1 आपका आ जाएगा। थोड़ा सा बचिएगा गलती करने से, यहाँ पर से इसको -1 में मत रख लेना, आपका आंसर A हो जाएगा बस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर से अगर आपने -1 रखा तो यहाँ से -6 हो जाएगा, और फिर आपका आंसर ये C वाला हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे NO कैसा रखता है, +1 फॉर्म में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर से IUPAC नेम है, देखिए इसमें टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ पर से अगर आप देखते हो, सिंपल सा सिस्टम है कि इधर से जितने कटाइनिक फॉर्म होते हैं उसका सिर्फ हम नाम लिखते हैं, उसके नंबर्स कभी नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर मैं इसको लिखूंगा तो नाम क्या आ जाएगा, यहाँ पर से सिंपली पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर से हम इनमें से क्या करते हैं, ये जो लिगेंड्स अंदर होते हैं इसमें से पहले हम किसका नेम करते हैं, देखो लिखने का अगर ऑर्डर देखो तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, उसके बाद इनमें से सेकंड नंबर पे किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड्स का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर तो होमो टाइप का है, होमोलेप्टिक टाइप का है, लेकिन यहां पे लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट एक और चीज बता देता हूं, अल्फाबेट में ऐसा होता ना, अगर जैसे 4 होते तो उसे टेट्रा, 3 होते तो ट्राई, 2 होते तो डाई, तो ये डाई, बाई, ट्राई, टेट्रा इनका नाम नहीं, एक्चुअली में जो उस लिगेंड्स का नाम है। जैसे वाटर को क्या बोलते हो, एक्वा बोलते हो, ठीक है, वाटर को एक्वा बोलते हो। और अगर आप बात करते हो अमीन की, NH3 अगर होता तो उसके लिए अमीन, और वो भी डबल M होता है अमीन यहाँ पे जब लिखते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए Cl है तो उसे क्लोराइड बोल देते हैं, यहाँ पे क्लोरिडो बोलते हैं, क्लोरो या क्लोरिडो कहीं कहीं मिलता है, मतलब या तो क्लोरो मिलेगा या क्लोरिडो। तो क्लोरिडो किससे शुरू होता है, C से, तो अमीन का A ज्यादा बढ़िया है, क्लोरीन का C, तो वहां पे आंसर होता है कि अमीन का A ज्यादा वो है, मतलब अल्फाबेट के ऑर्डर में प्रेफरेंस दिया जाएगा Cl के Cl क्लोरो के C के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर तो एक ही है, तो यहां पर से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये टेट्रा एक्वा, ठीक है, एक्वा। और यहां पर से देखो दूसरी बात है, अब अगर यहां पर से इस आयन, मतलब जो यहां पर से ये हो गया सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे किसका नाम लिखते हैं, मेटल का, ठीक है। लेकिन यहां पर से क्या है, मेटल को हम लिखेंगे, मेटल के 2, अगर कॉम्प्लेक्स कटाइनिक हो और एक होगा एनाइनिक। अगर कटाइनिक होता है IUM नाम से एंड करते हैं, अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसके नाम में ATE8 लगा देते हैं। तो यहां पर से K2 पॉजिटिव निकल जाएगा, तो हमारा सेंटर तो ये क्या बनेगा, 2 निगेटिव वाला बनेगा, कुछ ऐसे ही तो दिखेगा ना, ZnOH का होल 4 2 निगेटिव। और अगर निगेटिव आया है तो एंडिंग किससे होगी, 8 से। यह है क्या, जिंक है, तो इसका नाम क्या रख देंगे, जिंकेट, ठीक है। दूसरा लास्ट केस क्या होता है, चौथा होता है रोमन नंबर देना, ठीक है ना, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को, ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर, रोमन नंबर से रिप्रेजेंट करते हो। तो जरा बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी आएगी, x -4, मतलब 1 इंटू -4, अरे यार ऐसे करना ना, 1 इंटू ये प्लस में -4 इक्वल टू -2, और x इक्वल टू सॉल्व कर लोगे तो +2 आएगा, दैट मीन्स जिंकेट 2। दिस इज योर ऑफिशियल नेम। पूरी IUPAC नेमिंग आती भी नहीं, अगर आएगी तो ये हो जाएगा। तो यहां पर से डाई पोटेशियम नाम काट दो, कभी भी डाई और ट्राई लगाओगे नहीं, इसके लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑलवेज एक, मतलब इस साइड में जितने भी हैं इसके नंबर्स हमें कभी नहीं लिखने होते हैं, पहली चीज। अब यहां पर देखो ये खाली जिंक लिखा है इसलिए कट जाएगा आपका ये आंसर। यहां पर देखो ये लिखा, एक मिनट एक्वा गलत हो गया है, एक्वा यहाँ पे H2O के लिए, यहाँ पर हमारा क्या हाइड्रोक्साइड है ना, इसको प्लीज सही कर लेना, आपका C हो जाएगा। देखो H2O होता है, नेमिंग आपको पता ही होगी, इसके लिए हम एक्वा का यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास OH है, ये क्या है, हाइड्रोक्साइड है, तो इसे हाइड्रोक्सो से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ये देखो हाइड्रोक्सीडो,
यहाँ पर से हाइड्रोक्सीडो रिप्रेजेंट किया गया है। मैंने इसको ध्यान से देखा नहीं कि यहाँ पर से H2O है ना, अगर H2O होता तो फिर न्यूट्रल होता, प्लीज इसे करेक्ट कर लेना। हाइड्रोक्सीडो है, यहाँ पर से OH है, इसे हाइड्रोक्सीडो या हाइड्रोक्सो बोल देंगे, उसके अकॉर्डिंग नेमिंग की गई है, प्लीज इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। और पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, अल्फाबेटिकल और सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शोज ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। भाई बेसिक बात है, अगर इसका डिटेल जानना है तो आप बहुत सारे यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, मैराथन वीडियो पड़ी, उसमें डिटेल में समझाया हुआ है बहुत सारे क्वेश्चन। यहाँ पर से हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे कि जहां पर भी T2G अनसिमेट्रिकल हो जाए, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो जाए, इसी को ही हम बोलते हैं कि यहां पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हुआ होगा। क्या समझ में आया है? प्लीज एक बार बताना। अनसिमेट्रिकल कैसे होता है, वो भी T2G की बात है, सिर्फ और सिर्फ T2G के। इसके पीछे के लॉजिक मतलब डिटेल में समझने के लिए आप मैराथन वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें मैंने कराया था विद और 2-4 क्वेश्चनों के साथ। यहां पर से देखोगे कोऑर्डिनेशन का है, वो 8 घंटे का लेक्चर है पूरा, ठीक है, कंप्लीट कोऑर्डिनेशन का। यहां पर से देखोगे तो T2G अगर 1 है तो एक्चुअली में 3 ऑर्बिटल ही ने रिक्वायरमेंट कितने की है, 3 की, इसीलिए कि 3 को 1 मिले तो क्या होगा, क्या सिमेट्रिकल है? आंसर है नो, अनसिमेट्री है। अगर मैं कहता हूं 2 दे देता हूं तो 3 के बीच में 2 लोग क्या यहां पे सेटिस्फाइड होगा? नहीं होगा, दैट मींस ये भी अनसिमेट्रिकल होगा। लेकिन 3 लोगों में से 3 तो ये हैप्पी हो जाएंगे और ओके ओके होगा, 3 लोगों को मतलब इक्वल इक्वल शेयरिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला मेथड जो है T2G हमारा सिमेट्रिकल हो जाएगा, मतलब T2G 3 वाली कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल। सिमिलरली अगर मैंने फिर से इसको एक एडवांटेज दे दिया, मैंने कहा भाई एक आप रख लो, तो ये 2 बगल वाले क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा, और फिर से अनसिमेट्री आ गई, इसलिए T2G 4 भी अनसिमेट्रिकल है और T2G 5 भी अनसिमेट्रिकल है, वाइल T2G 6 आपके सामने देखो हैप्पी एंडिंग करते हुए सिमेट्रिकल दिखेगा। दैट मीन्स अगर आपके सामने T2G 1, T2G2, T2G4 और T2G5 आते हैं, सो दे विल शो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। क्योंकि हम लोग जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो वहां पर बोलते हैं, एक वर्ड सुना होगा ऑर्बिटल क्विंचिंग। ऑर्बिटल क्विंचिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपने मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला देखा होगा तो म्यू इफेक्टिव इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू एसओ, मतलब स्पिन ओनली फॉर्मूला, और म्यू ऑर्बिटल होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, ये खुद भी घूमेगा और घूमते 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 चक्कर लगाएगा, जस्ट लाइक आवर अर्थ। वो अपनी एक्सिस पे मोशन करती है तो दिन रात होता है, और जब वो सूरज के सन के अराउंड में पूरा चक्कर लगा के आती है तो वहां से हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो ऑर्बिटल मोशन क्या है, ईयर होना, मतलब अर्थ का सन के अराउंड में घूमना, और जो एक डे है वो क्या है, अर्थ का अपनी एक्सिस पे पूरा कंप्लीट घूमना। तो लेकिन जब ये हम पढ़ते हैं तो ये वाला क्विंच हो जाता है, इसे बोलते हैं क्विंचिंग, ठीक है, क्विंचिंग बोलते हैं इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन में डी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डी सब सेल होती है वो पेनल्टीमेट, मतलब वैलेंस सेल सबसे बाहर सेल के अंदर होता है, थोड़ा सा डीपली बरीड होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पर है तो यहां पर से हमारे पास ये है, तो ये लिगेंड्स आते हैं, इसमें क्या कर देते हैं, कुंचिंग कर देते हैं। कुंचिंग मतलब यहां पर से रोक देते हैं तो वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो इसका रोटेशन हो नहीं पाता, जिसकी वजह से कुंचिंग। लेकिन ये तब तक सही है जब तक ईजी वगैरह में इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर T2G अनसिमेट्रिकल होता है तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल होता है। तो अगर आप इसमें से कैलकुलेट करोगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mn+2 है, D5 हाई स्पिन है, और यहां पर से इसकी फिलिंग कैसी होगी, सिमेट्रिकल होगी, देखो, ठीक है। तो ये तो आंसर से गया, क्योंकि ये आंसर क्या है, T2G लिख लेना कि T2G 6 और T2G 3 में तो कभी नहीं होगा, और उसके अलावा Eg वाले से हमें मतलब नहीं है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर Eg में है तो उससे मतलब नहीं है। क्रोमियम की बात कर रहे हैं, क्रोमियम N+2 की बात हो रही है, हाई स्पिन, मतलब यहां पर से क्या है, D4 है, D4 हाई स्पिन है, तो D4 हाई स्पिन में यहां पर से 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन प्लीज देख लेना ये Eg में अनसिमेट्री है, T2G तो 3 ही है, और हमसे Eg से मतलब ही क्या है, यहां पर से JTD थोड़ी पढ़ रहे हैं कि Eg से मतलब हो, तो आंसर कट गया। नेक्स्ट है टाइटेनियम, टाइटेनियम N+2 जो होता है उसको बोलते हो D2 कॉन्फ़िगरेशन, और D2 में T2G अनसिमेट्रिकल होगा, वो देखो लिखा है, आंसर C हो जाएगा, लास्ट वाला कट जाएगा, क्योंकि कॉपर N+2 जो होता है वो D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो Eg अनसिमेट्रिकल है लेकिन T2G सिमेट्रिकल है, और इससे हमें मतलब नहीं है, Eg वाला आंसर काट दो। JTD थोड़ी पढ़ रहे हैं जो Eg अनसिमेट्री देखनी है। अभी देख लेना, यही चीज जो अनसिमेट्री वाला मेथड समझाया, जिन लोगों को नहीं पता है तो ध्यान रखना, सेम चीज अभी हम पढ़ेंगे
Eg में अनसिमेट्री होती है तो JTD, T2G में अनसिमेट्री होती है तो ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेट मैग्नेटिक मोमेंट और इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर इंक्रीजेस इज ऑन ऑर्डर। देखो यहां पर से क्या है, आपको पढ़ना पड़ता है सीटीएस। सीटीएस के बहुत सारे ढेर सारे टाइप हैं, उनमें से जो सबसे कॉमन है वो या तो एलएमसीटी होता है या एमएलसीटी होता है। ठीक है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड वन इज मेटल, पहला है लिगेंड टू मेटल और सेकंड वन इज मेटल टू लिगेंड। तो अगर इनका बेस्ट एग्जांपल देखोगे तो यहां पर से इसी का किसी का देख लो, यहां पर से ये है और इसके पास यहाँ पाई डोनर टाइप का लिगेंड है ना, ये वाला जैसे है, तो यहाँ पर से क्या करता है, पाई डोनर लिगेंड है, तो यहाँ पर से अपने निगेटिव चार्ज को भी देता है और अपने लोन पेयर को भी देता है, इसकी वैलेंस डी वैकेंट डी ऑर्बिटल में, तो इसी को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो बनेगा ही बनेगा, ऑलवेज कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट इसी में कर रही है कि या तो कोई लेविस बेस जिसके पास लोन पेयर है या कोई ऐसी एनाइनिक स्पीसीज जिसके पास निगेटिव चार्ज है, वो मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर करती है, या कह लो मेटल के हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेशन करती है, जिसकी बात कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। दिस इज द सिंपलेस्ट और बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, नहीं तो कभी बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा। उसके बाद ओएमसी में क्या होता है, मेटल बैक डोनेट करता है सीओ में, दिस इज बैक डोनेशन। और सिमिलरली यहां पर भी ऐसा नहीं, यहां पे नहीं होता है, यहां पर भी होगा, यहां पर भी। और अब ये मत कह देना सर ओएमसी और कोऑर्डिनेशन, कोई भी फाइन लाइन बिल्कुल ऐसी नहीं है कि हम दो कॉम्प्लेक्सेस को कहें कि ये भैया कोऑर्डिनेशन है और ये ओएमसी है, कोई भी ऐसी फाइन लाइन नहीं है, किसी भी बुक्स में नहीं लिखा है। आप सिर्फ और सिर्फ ये सब बोल सकते हो थोड़ा बहुत कि कोऑर्डिनेशन में वीक फील्ड लिगेंड्स जनरली हम पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड्स भी पढ़ते हैं, लेकिन ओएमसी में मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स जितने यूज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। ठीक है, अलग अलग बातें हैं, पहले यहां पर हम देख लेते हैं। एलएमसीटी वगैरह ये हो गया, और एमएलसीटी में जस्ट रिवर्स होता है कि मेटल, देखो लिगेंड्स तो भाई अभी मैंने बताया ये तो बेसिक बात है, ये तो बनेगा ही बनेगा, नहीं तो कोऑर्डिनेशन चलेगी नहीं। लेकिन अगले स्टेज में जैसे ओएमसी में ये क्या करता है, बैक डोनेट, अगर ये करने लगता है तो इसी को हम कहते हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ये सारी बातें छोड़ो, यहां पर से अगर आप देख रहे होगे जो इसके केस में होता है लिगेंड में, तो इसमें होमो लूमो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। लिगेंड क्या होता है, होमो बिहेव करता है, और यहां पर से ल्यूमो कौन बिहेव करता है, मेटल। और वाइल इन केस ये जस्ट वाइस वर्सा लिख लो, है ना, ये जस्ट रिवर्स हो जाता है। होमो जो है मेटल हो जाता है, यहां मेटल डोनर हो जाता है, और लिगेंड एक्सेप्टर हो जाता है, लाइक सीओ सीएन ये वाले लिगेंड्स, है ना। बेसिक है, एग्जांपल अगर इनके लिखने हैं तो वही आपके NiCO4 वगैरह इन सब के केस में उधर चला जाएगा। यहां पर से देखोगे इसमें क्या बताना बस, और हाँ एक और लास्ट चीज है, अगर हम मैं बात करता हूं जेड इफेक्टिव की इंक्रीज और डिक्रीज करने की, तो ट्रांजिशन मेटल में अलग रूल चलता है और मेन ग्रुप एलिमेंट्स में अलग चलता है। क्यों ऐसे है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में डी सबसेल आ जाती है, तो पुअर शील्डिंग नाम का केमिकल बॉन्डिंग में एक फेनोमेना पढ़ा होगा, शील्डिंग वगैरह नहीं कर पाता है, स्क्रीनिंग नहीं कर पाता है, उसकी वजह से वैलेंस के इलेक्ट्रॉन अंदर खींचे चले आते हैं, ये कह लो न्यूक्लियस का वैलेंस सेल के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा पावरफुल लगता है। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या करता है, 3D से 4D, 4D से 5D डाउन द ग्रुप जो जेड इफेक्टिव होता है वो इंक्रीज होता है। लेकिन अगर इसमें बात करते हो डाउन द ग्रुप, मतलब फर्स्ट पीरियड से सेकंड थर्ड फोर्थ, यहां पे जेड इफेक्टिव डिक्रीज करता है, ये याद रखना। ठीक है, अब इससे सर यहां पर समझा क्यों रहे हो, बिकॉज याद रखना जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिव। फिर कहोगे सर ये क्यों समझा रहे हो, बिकॉज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से हम रिलेट करते हैं मॉलिक्यूलर और वाइटल्स को। अगर आपने एमओटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स जो होते हैं वो लोअर एनर्जी में होते हैं। अगर एचएफ का डायग्राम कभी बनाते हो तो यहां पर से हाइड्रोजन का रखते हो 1s और इसका 1s यहां पे रखोगे, यहां पे दो तो नहीं बन गए, एक ही होता ना, ये रहा। ऐसे क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी गैप। इतना नहीं समझा रहा हूं, बस जल्दी से देख लो। यहां पर से अगर आप देखोगे तो वेनेडियम वो नवाब था, ठीक है, इसकी लूमो यहां पर होंगी, ये सारे, ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है, ये सारे के सारे कैसे बिहेव कर रहे हैं, एज ए ल्यूमो। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल एक्सेप्टर, और सबके लिए ऑक्साइड जो है ये क्या है,
यहां पर से होमो। अब एक बात बताओ, सबसे इजी डोनेशन कहां होगा? क्या मुझे अब आंसर बताने की जरूरत है? ये जब गैप यहां सबसे लोएस्ट है तो फास्टेस्ट होगा, और यहां पर से सबसे ज्यादा है तो स्लोवेस्ट होगा। दैट इज वाई अगर आप आंसर मैच करोगे तो यहां पर से किसके साथ हो जाएगा? फास्टेस्ट टेंटालम, फास्टेस्ट टेंटालम आंसर नंबर डी में चला जाएगा। ओके, क्या समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी सीरीज का। यहां पर से है लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन सिग्मा बॉन्डिंग। अरे बहुत बेसिक बात है। सबसे पहली बात याद रखना कि इसमें जीरेड और अनजीरेड का मेंशन नहीं होता। वाई? बिकॉज यहां पर कोई भी हम जीरेड और अनजीरेड देते क्यों हैं, इसको आपने ग्रुप थियरी में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। उसका मैं एक लाइन यहां बताना चाहूंगा बस, कि जब भी हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहीं पे अप्लाई करते हैं और किसी भी इन्वायरमेंट में जाने पे अगर इन्वायरमेंट सेम होता है तो उसे जीरेड कहते हो, और अगर वो डिफरेंट हो जाता है तो उसे अनजीरेड कहते हो। और ये अब किस मेथड में इन्वायरमेंट? ये चार्ज का हो सकता है, ये एटम का हो सकता है, या स्टेरिक चीज हो सकती है। मतलब हम अगर लेफ्ट जाएं राइट जाएं तो हमको हर एक चीज इक्विवेलेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में हो और चाहे एटम्स के टर्म में हो। और अगर जी रेड मिल जाता है या सिमेट्रिक मिल जाता है या एक जैसा मिलता है उसे जी से रिप्रेजेंट करते हो, नहीं सो यू से कर देते हो। कहोगे सर टेट्राहेड्रल में ऐसा क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज यहां पर से हम सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है अभी मैंने बताया, हाथ का है, इस जगह पर से लगाओ इधर से और इधर से। सिमेट्रिक है? नहीं है, बिकॉज यहां पे घड़ी है और यहां पे नहीं है, ठीक है ना। तो ये अनजीरेड सिस्टम हो गया। लेकिन एटलीस्ट यहां पे हम लगा के लेफ्ट और राइट को चेक कर पा रहे हैं, दोनों इक्वल 180 डिग्री पे कुछ है। प्लीज एक बार जरा बताओ टेट्राहेड्रल जियोमेट्री का बॉन्ड एंगल कितना है? आंसर है सर 109 डिग्री। सो क्या यहां पर पॉसिबल है? क्या आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो? भाई आपने इसको मान लो 1 मिनट के लिए या हाइपोथेटिकली इस जगह से सेंटर ऑफ सिमेट्री लगा के चेक करी, इसका दूसरा पार्ट कहां होना चाहिए? यहां। यहां तो कुछ है ही नहीं, तो यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री आप लगा ही नहीं सकते हो। सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां लगाएंगे? जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो सीओ है ना, इसमें लगा के चेक करते हो। ये कैसा है? देखो सेम दिख रहा है, तो ये कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया, मतलब जीरेड हो गया एक तरह से। लेकिन अगर ये देखो यहां पे लगा लिया, सीएस है, यहां पर एस है, ये सल्फर है, सल्फर है, एक सेकंड के लिए ऐसे समझ लो सल्फर है, तो ये देखो इधर सल्फर, इधर ये लगाया लेकिन अनसिमेट्रिक हो गया ना। ये बेसिक पार्ट था। अब अपने पार्ट में आ जाते हैं कि भाई टेट्राहेड्रल में ऑर्बिटल जो मतलब यूज होंगे वो 4 होंगे। और यहां पर से अगर आप देख रहे होगे ये ऑप्शन तो ऐसे ही गया, जीयू लगा दिया। दूसरी बात, ये होता है ट्रिपलेट तो 3 ऑर्बिटल हुई, ये होता है सिंगलेट तो 1 ऑर्बिटल हुई, ये होता है डबलेट को इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिंगलेट को, ये डबलेट को, ये ट्रिपलेट को और ये सिंगलेट को। भाई एक चीज देखो, अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी सोचा होता तो ये सब आंसर बकवास लिखे हैं। यही एक ऐसा है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनने की पॉसिबिलिटी है और यही हो जाएगा। क्या आसान था? समझ में आएगा होंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिकैप भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही आसान सा है, मतलब उसी तरह है जैसे भी पीछे था। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप खाली ये यहां पर से थोड़ा दिक्कत हो सकती, क्या लिखा है तो यहां पर से ये कुछ इस फॉर्म में लिखा गया है, ओ CO ME, बस और कुछ नहीं था। उसके बाद यहां पर से देखोगे तो 1 N, ठीक है, 2 2 N N N, और इसमें यहां पर लिखा है टर्सरी ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल और टर्सरी ब्यूटिल। अब अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी तो किसी भी सेंट्रल एटम के करस्पॉन्डिंग हम कैसे देते हैं? स्टेरिक नंबर। यहां पे क्या होता है? लोन पेयर प्लस एटम्स को काउंट करते हैं, इसके बिहाफ पर सारा आंसर निकालते हैं। तो लोन पेयर तो बच्चा 0 है। यहां पर से देखोगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके है। और लोन पेयर इसमें स्टेरिक नंबर में एटम क्या लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है। टोटल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर स्टेरिक नंबर में कितने आ गए? 4। लोन पेयर कितने आ गए? 0। दैट मींस स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 4। तो जब 4 आता था तो इसके 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो ये स्क्वायर प्लेनर बन जाए या तो टेट्राहेड्रल बन जाए। अब यहां पर से स्क्वायर प्लेनर भी नहीं बन सकता बिना देख के। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? बिकॉज यहां पर इतना ज्यादा हिंड्रेंस है। इसी को कहते हैं स्टेरिक स्टेबलाइजेशन पाने के लिए कहां पे आ जाते हैं? टेट्राहेड्रल में। देखो टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप्स लगे हैं, इसलिए यहां पर इस फॉर्म में नहीं जाएगा और ये टेट्राहेड्रल फेवर करेगा अबव स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अगर साइड आइटम छोटे हो या एक इक्विवेलेंट हो या यहाँ पर 3D का मेटल की जगह 4D 5D के मेटल है, तो इट इज बेटर टू से कि वो स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे रादर देन आपका टेट्राहेड्रल। तो आंसर स्क्वायर पिरामिडल
बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यहाँ के लिए 5 चाहिए, टेट्राहेड्रल बिल्कुल सही है। स्क्वायर प्लेनर क्यों गलत है मैंने बता दिया, और पेंटागोनल प्लेनर के लिए भी 5 चाहिए, ये भी सरासर गलत बात बोली गई है आपके स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से देख लेते हैं। 1 मिनट, क्वेश्चन और है अभी, यस अभी 2-3 और क्वेश्चंस हैं। यहां पर से जल्दी से देखते हैं। द वेवलेंथ फॉर डीडी ट्रांजिशन इज हाईएस्ट, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा, छोटा सा केमिस्ट्री का सबसे बेसिक रूल एनर्जी का, ठीक है, बहुत पहले पढ़ा होगा। यहां से हम क्या कंक्लूड करते हैं, एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है, ओके सर। अब यहां पर से बात हो रही डीडी ट्रांजिशन की, तो ध्यान से देखना, अगर आपने कभी भी CFT ढंग से किसी भी टीचर से पढ़ी होगी तो उसने क्या बताया होगा, कुछ डेल्टा ओ की स्प्लिटिंग कुछ इतनी होती है भाई, ओके सर। अगर मैं इसी के रिस्पेक्ट में टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग बनाऊंगा तो पहली बात तो इनवर्स हो जाएगी, और दूसरी बात छोटी हो जाएगी, ये चीज आपको समझना है, ठीक है। अगर मैं इनका रिलेशन बता दूं जो आप अपनी कॉपी में डेराइव करते हो, तो एक डेल्टा ओ की स्प्लिटिंग किसके बराबर होती है, इज इक्वल्स टू 4/9 टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ओवरऑल यहां पर से अगर मैं टेट्राहेड्रल को कंपेयर करूं, यहां पर से टेट्राहेड्रल को कंपेयर करूं तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, ये रिलेशन बनके तैयार होता है। मतलब यहां पर से 9 टेट्राहेड्रल का मतलब ऐसे जो भी है आप रिलेशन से समझो, ओवरऑल यहां से दिख रहा है कि ये अगर टेट्राहेड्रल और डेल्टा ओ बराबर बराबर होते, नीचे वाली चीज ज्यादा है, तो मतलब 9 टेट्राहेड्रल मिल जाएंगे, तब 4 ऑक्टाहेड्रल के बराबर होंगे। इस तरह के डायग्राम आप तो 50 बार देखे होंगे। और इसी का बड़ा भाई कौन होता है, क्यूबिक वाला होता है। क्यूबिक में क्या होता है, 8 कॉर्नर होते हैं, तो उसका लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली क्या 8/9 आता है आंसर। बस यहां पर से मुझे ये बताना था कि इसका गैप कैसा है, ये ऑक्टाहेड्रल है, दैट मींस ये है क्या, डेल्टा डेल्टा, ये जो पढ़ रहे हो डेल्टा TD, डेल्टा O, डेल्टा C, डेल्टा आइकोसाहेड्रल, डेल्टा स्क्वायर प्लेनर, एक्चुअली में ये सारा एनर्जी का खेल है। जितना ज्यादा यहां पर ये डेल्टा आ रहा है दैट मींस ये एनर्जी है, ठीक है। अगर ये ज्यादा है तो फिर वेवलेंथ कैसी होगी, वेवलेंथ हमारी उतनी मिनिमम होगी। यही तो रूल बताया है ना कि ये अगर ज्यादा करेगा, इंक्रीज करेगा, तो ये डिक्रीज करेगा। हमारे पास इसका खेल आएगा। ये कैसा है, टेट्राहेड्रल है, डेल्टा TD, ये यहां पर से डेल्टा E आपका जो निकल रहा है ये तो बहुत कम है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, दैट मींस लैम्डा इसका बहुत लंबा होगा। हमसे पूछा गया, क्या गया था, वेवलेंथ हाईएस्ट, वर्ड याद आ गया ना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, EST मतलब मैक्सिमम जहां हो, तो इनके रिस्पेक्ट में इनका तो बहुत कम होगा ना डेल्टा E। इनके लिए जब डेल्टा E वगैरह CFSE वगैरह कैलकुलेट करते हो 20,000 के ऊपर जाता है, वाइल इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल काफी नीचे आता है इसका, ठीक है, 20,000 के नीचे। तो यहां पर से देखोगे आंसर E हो जाएगा। इनमें सब में सिस्टम आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से रिलेशन में है। यहां पर से देखोगे तो कोबाल्ट कहां पे है, +2 में है, इसको बोलते हो D7 सिस्टम। D7 सिस्टम किसके बराबर होता है, D2 सिस्टम के, और D2 सिस्टम को क्या बोलते हो, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो यहां पर से ये सिर्फ सीरीज उन्हीं के लिए है, आप हटा देना। अगर अभी नया नया कोऑर्डिनेशन पढ़ना शुरू किए हो तो आपके लिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डेड हो सकता है, मे बी। वैसे मैं हर पॉसिबल तरीके से आपको समझाने को प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी शायद फास्ट फॉरवर्ड हो सकता है, तो देख लीजिएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे पॉसिबल तरीके से आपको ट्राई करा है बताने का, लेकिन फिर भी कई सारी चीजें कि D7 है तो D2 के बराबर कैसा है, ये आप तभी पढ़ पाओगे जब किसी ना किसी कोचिंग से या किसी ना किसी बुक से आपने पढ़ा होगा, समरी बनाई होगी, तभी आप ये चीज समझ पाओगे। तो यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता है, साथ ही साथ में ये कॉम्प्लेक्स है कैसा, टेट्राहेड्रल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, E और TD। तो यहां पर से एक्चुअली में हमारे पास रूल क्या होता है, एक EO रूल होता है, ठीक है ना, इसको EO रूल कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ में ऑक्टाहेड्रल हो तो स्प्लिटिंग सेम होती है, सेम है ना। और उसके बाद अगर यहां पर से E हो जाए और ये टेट्राहेड्रल हो जाए तो यहां पर से कहते हैं इनवर्स स्प्लिटिंग होती है। बता रहा हूं इनवर्स और सेम क्या है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन की जगह अगर हमारे पास होल हो जाए और ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री हो, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री हो, तो भी यहां पे इन्वर्जन हो जाएगा। और अगर यहां पे होल हो और यहां टेट्रल, मतलब दोनों सेम हो या तो दोनों पलट जाएं, उस केस में क्या होगा, सेम होगा। और सेम का कुछ और मतलब नहीं है, इन दोनों का मतलब होता है इस तरह की जियोमेट्री, है ना। या अगर यही टेट्राहेड्रल की इसकी बात हो रही होगी, मतलब इस वाले की बात हो रही होगी, तो यहां पर से कौन सा होगा,
ऊपर ये और नीचे ये, ठीक है ना, ये समझना है। तो यहाँ पर से अगर आप बात करोगे टेट्राहेड्रल के लिए आया है, तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, इनवर्स वाला बनाना पड़ेगा। लेकिन जियोमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, इनवर्स बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनेगी, कुछ ऐसे। पहले तो फिलिंग कर लो D7 का, D7 का फिलिंग कर लिया, तो यहाँ पर से L की वैल्यू +2 +1, यहाँ पर से 0 -1 -2, L की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, +3 आएगा। L की वैल्यू जो होती है F आता है 3 के करस्पॉन्डिंग। कहाँ से पता चला, ये मैंने आज के ही क्वेश्चन में करवा रखा है अभी, मिलिकन टर्म सिंबल वगैरह जहाँ पे आया था, ये रहा है ना, F के करस्पॉन्डिंग देखो 3 आता है, L ये हो गया। और याद रखना जब वहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ते हो, जब भी S आएगा तो इसका छोटा भाई जरूर आएगा P, स्पेक्ट्रा में P जरूर आएगा। अब यहां पर से अगर स्पेक्ट्रा बनाओगे, इसको बनाने से पहले एक और चीज निकालनी पड़ेगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो 1 2 3, वैसे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s + 1, और यहां पर से S की वैल्यू इन सबको कैलकुलेट करके रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2, और यहां पर से रखोगे तो 2 × 3/2 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन एक मैं शॉर्ट मेथड बता देता हूं, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उससे एक ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 1 2 3, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी, 1 ज्यादा 4, तो यहां पर से 4 लिख लोगे। तो इनके ऊपर स्पिन मल्टीप्लिसिटी आज ही सिखाया था कि इसके ऊपर जैसे ही लगाते हो तो इसे टर्म बोलने लगते हो। तो यहां पर से 4f नीचे बनती है, 4p ऊपर बनती है, और बोला क्या जाता है, सेम टर्म रिपल करती है। ये सारी चीजें आगे भी आपको समझ में आएंगी। ये कुछ ऐसे दिखेगा, यहां पर से एक्चुअली में ये स्प्लिटिंग, इनवर्स स्प्लिटिंग इस तरह होती है, नीचे आता है T2 T1, सॉरी यहां पर से A2 T2 T1, और ये भी T1, वो भी P का, ये भी P का, ये भी, ये सॉरी ये P का नहीं, ये F का है, ठीक है, ये F का है और ये भी F का है। दूसरी बात क्या है, यहां पर से 4 4 लिख लो, 4 4 4 4। दूसरी बात एक और एक चीज है, यहां पर से इतना हो गया है, एक ट्रांजिशन ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है। यहां पर से बोला जाता है ये जो फेनोमेना हुई है ना, ये T1 है, ये भी T1 है, तो बोला जाता है जैसे सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, सिमिलरली सेम टर्म रिपल ईच अदर। अगर मैं सेम स्पेक्ट्रा बनाता हूं ना, तो वहां पर अपोजिट वाले टर्म एक साथ आते हैं, और जैसे अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलरली अपोजिट टर्म अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हमारे पास यही मतलब अट्रैक्ट वाला बना रहा होता मेरे सामने, आपके सामने, तो कुछ ऐसे बनता है। यहाँ पे होता है T2G, फिर यहाँ पे होता है T1G, फिर यहाँ होता है A2G, और ये जो T1G इसका ऊपर जाना चाहिए वो नीचे आ जाता है कुछ यहाँ पर से, जो कि किसका है, P का है। ये किसका है, F का है। ये किसका है, F का है। ये किसका है, F का है। यहाँ पर से P, यहाँ पे F, ये 4 4, इनको लगाना मत भूलना। शायद पूरी हिस्ट्री समझ में आ गई होगी, बस ये याद रख लेना। यहाँ पर से क्योंकि ये टेट्राहेड्रल सिस्टम है, टेट्राहेड्रल में अब भी जस्ट पीछे बच्चा बताया है, ये देखो ऑलरेडी ये बहुत छोटा होता है, तो यहां पर से जो सबसे लंबी ट्रांजिशन होती है ये विजिबल रेंज में जाती है। कहां जाती है, ये विजिबल वाले में जाती है। तो ब्लू कलर किसकी वजह से आएगा, 4A2GF से 4T1GP। देख लो 4T1GP कहां है, ऑप्शन सी, ठीक है। क्यों हुआ है, क्योंकि ये छोटी छोटी ट्रांजिशन है। विजिबल का रेंज कहां से शुरू होता है, 400 से लेके 800 के आसपास तक। ये वाली एनर्जी की ट्रांजिशन इतनी कम होती हैं कि 200 तक ही रह जाती हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका लोअर रीजन्स में ही रह जाती है ना, मतलब आपका विजिबल से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। इसको समझाने के लिए आपको रेफरेंस बुक, हुई बुक होती है, आपने सुना ही होगा हुई, ठीक है, उसका रेफरेंस लाया हूं विद पेज नंबर, आपको और बेटर तरीके से समझाने के लिए। रिडक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स बाय दिस अकर बाय इनर स्फीयर मैकेनिज्म। दो तरह की रेडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड होती है। रेडॉक्स मतलब जहां रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा होगा, रिडक्शन मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, ऑक्सीडेशन मतलब जहां इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। इनर स्फीयर मैकेनिज्म और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म नाम की दो मैकेनिज्म होती हैं जिसके थ्रू रेडॉक्स प्रोसेस होती है। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में दो कॉम्प्लेक्स कभी भी आपस में बॉन्डिंग नहीं करते हैं, वो पास में आते हैं, और क्वांटम में फेनोमेना पढ़ा ना टनलिंग, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को फेंक के दे देते हैं, बस मतलब आपस में कुछ इंटरैक्शंस नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती। While in case of inner sphere mechanism, आपके दो कॉम्प्लेक्स क्लोज विसिनिटी में आते हैं, और दो में से किसी एक में ऐसा लिगेंड होगा जिसको कहते हैं ब्रिजिंग लिगेंड, और वो ब्रिज बनाएगा,
और उसके बाद उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन टहलता हुआ दूसरे कॉम्प्लेक्स में जाएगा, वाइल ओएसएम आउटर स्फीयर में उड़ के जाता है बाई टनलिंग प्रोसेस से। वाइल इन केस ऑफ ईएसएम दो कॉम्प्लेक्स क्लोज विसिनिटी में आते हैं, सक्सेसर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, ठीक है, एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाते हैं, और एक ब्रिजिंग लिगेंड होगा जो दोनों कॉम्प्लेक्स को लिंक करेगा, और लिंक करने के बाद इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर पैर रखेगा ब्रिजिंग वाले के, और फिर दूसरे के ऊपर फुदक के चला जाएगा। तो जनरली होता क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड पे कौन बिहेव करता है, ये जितने भी हैलाइड्स होते हैं ये वाले बिहेव करते हैं, या अगर आप देखो तो NH2 भी बिहेव कर सकता है, मतलब ओवरऑल OH बिहेव कर सकता है, OR बिहेव कर सकता है। आप ऐसे याद कर लो कि जिनके पास ऐसे लोन पेयर हो जो दो दे सकते हो, वाटर नहीं कर सकता है, दो लोन पेयर होते हैं, बट वी नो दैट सेकंड लोन पेयर कभी वाटर नहीं दे सकता है, तो वो ब्रिजिंग लिगेंड नहीं हो सकता है। अमोनिया कभी ब्रिजिंग नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास क्या है, वो तो कहीं ना कहीं ऐसे ही, मतलब वो होता है सिंपल सा, अमोनिया का एक लोन पेयर ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में बना लिया, यहां पर से कुछ ऐसे बनता है जैसे अमोनिया है, ये क्यों नहीं ब्रिजिंग की तरह बिहेव कर, एक लोन पेयर इसने भर भर के दे दिया, तो दूसरा वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसको कैसे लिंक करेगा, इम्पॉसिबल। लेकिन यहां पर से अगर हेलोजन, मान लो मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूं, तो इसने यहां पर से ये कॉन्फ़िगरेशन होती, इसने इसको देके बना लिया, अरे इतने सारे लोन पेयर हैं, कहीं से भी दिलवा लो भाई। दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन फॉर इनर स्फीयर मैकेनिज्म। रेडॉक्स के दो पार्ट मैंने बता दिया, ओएसएम और आईएसएम। ओएसएम में कोई भी खेल बॉन्ड फॉर्मिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग ये सब नहीं होता है, इसमें होता है इसकी दो कंडीशन कि एट लीस्ट वन मेटल कैसा होना चाहिए, लेबाइल होना चाहिए, और वन ब्रिजिंग लिगेंड मस्ट प्रेजेंट। अगर ये नहीं होगा तो ये मैकेनिज्म नहीं हो सकती। फिर से सुन लो कि दो मेटल में से एक लेबाइल है और एक इनर्ट, ये नया कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप पढ़ लीजिएगा कि कुछ मेटल्स जो होते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग लेबाइल और इनर्ट होते हैं, तो इसके होने की प्रोसेस तभी होगी जब एटलीस्ट एक लेबाइल हो और साथ साथ में एक ब्रिजिंग जरूर हो। तो इसको कैलकुलेट करते हो तो 4D वगैरह के जितने भी मेटल होते हैं किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलवेज इनर्ट होते हैं। क्रोमियम इन +2 ऑक्सीडेशन अगर स्टेट बात करते हो तो ये कैसा होता है, लेबाइल होता है। तो भाई पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यस यस यस। अब सेकंड कंडीशन यहां पर से देख लो, क्लोरीन था जो कि कैसा बिहेव कर जाएगा, ब्रिजिंग लिगेंड की तरह। ये तो बात बन गई, इसका मतलब ISM, यस। और ये मैं नहीं कह रहा, ये देखो लिखा है। अब कह रहा है रेट डिटरमिनिंग स्टेप बता दो, तो ध्यान से सुनना। दो तरीके के ISM में RDS स्टेप जो होता है दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टेप, है ना, और दूसरा होता है डिसोसिएशन स्टेप, डिसोसिएशन ऑफ सक्सेसर कॉम्प्लेक्स। जो स्टार्टिंग में जुड़े थे ना उसी को तोड़ना ही यहां पे डिसोसिएशन स्टेप ये बनता है। ये कब होता है, जब भी हमारे पास, जब भी याद रखना यहां पर एक प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कब होता है, व्हेन लिगेंड ट्रांसफर अकर, और ये कब होगा, व्हेन लिगेंड ट्रांसफर नॉट अकर। ये थोड़ा सा भी याद कर लेना, कब होता है कब नहीं होता है, ये बहुत लंबी बात है, बस मैं ये अलग अलग बताना चाह रहा हूं। मतलब एक आपके सामने दो अलग, जितना भी हो सकता है थियरी भी दे दिया, तो यहां पर ये वाला फॉलो होता, क्योंकि इस प्रोसेस में लिगेंड कैसे, यहां पर से बात हो रही है कि ये लिबाइल होगा कि मतलब आप ऐसे समझ लो जो इनर्ट वाला है, अगर वहां पर जो इनर्ट ही रहता है ना तो वो कभी नहीं जाएगा। थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है, आपको डिटेल पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। फिर भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ सक्सेसर कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इसमें लिगेंड ट्रांसफर नहीं होता है। कभी भी 4D और 5D का मेटल आ जाएगा तो देयर इज नो लिगेंड ट्रांसफर। एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, 4D 5D का मेटल देखने के बाद देयर इज नो लिगेंड ट्रांसफर। अगर लिगेंड ट्रांसफर नहीं होगा तो डिसोसिएशन स्टेप ही हमारा RDS स्टेप होगा। सो ये हमारे सामने ये सारी चीजें आ गई हैं। तो आपके लिए जो मैं कुछ लाया था तो देख लीजिए, यहां पर से सब कॉम्प्लेक्स हैं। ये कौन सी है, ये आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है आउटर स्फीयर OSM मैकेनिज्म हो गई है। और ये जो है ये है आपकी ISM मैकेनिज्म, आपका रेफरेंस है हुई, कीटर एंड कीटर, ठीक है। हुई बुक का यहां पर से दोनों का डेटा है, पेज नंबर तक मेंशन है, आप देख सकते हो जाके, ठीक है। हुई
ये यहाँ पे लिखा है और ये 67 पे है, 567, थर्ड या फोर्थ एडिशन है, थर्ड एडिशन है मुझे लग रहा शायद। ठीक है, यहां पर से देख लो कि जैसे जैसे ये ब्रिजिंग टेंडेंसी जितनी ज्यादा बढ़ेगी रेट उतनी ज्यादा फास्ट होती जाएगी। देखो ये वाला ब्रिजिंग सबसे बेस्ट करेगा इसलिए फास्टेस्ट रेट है। क्लोरीन वाला कम उतनी अच्छी ब्रिजिंग कर पाएगा तो इसकी थोड़ी कम है। देखो यहाँ 3 और पावर में 6 है, यहाँ पे 6 और पावर में 5 ही है, तो ये चीजें लिखी गई हैं। ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस। और फिर से एक और बात बता रहा हूं, कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर स्फीयर मैकेनिज्म फॉलो करेगा, कौन सा आउटर स्फीयर। यहाँ पर कोई डेडलाइन नहीं है, मतलब सॉरी सेपरेट लाइन एकदम एग्जैक्ट नहीं है, बिकॉज अगर आप देख रहे होगे तो यहां पर से कॉम्प्लेक्स विद इनकी जियोमेट्री। और हाँ सबसे अच्छी बात क्या है, ये देखो यहां पर से एमोसियन और एमसीएन, यहां पर से एफिशियन एमोसियन का इस तरह का ही यहां पर से किसी में से ही आपका वो आया था। इस बार भी CSIR नेट का क्वेश्चन आया था, मतलब वहां पे एमोसियन था, दूसरा कोई भी रहा हो, वहां पे था MOCN का होल 8। ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है ये इस बार भी CSIR नेट जून 2024 का रिसेंट का क्वेश्चन है। वो यहां पे जाओगे, हुई बुक का पहला एग्जाम्पल जहां से एक्सप्लेनेशन शुरू होती है रेडॉक्स की, वही डायरेक्ट उठा के दे दिया था CSIR नेट जून 2024 में। ठीक है, आपके सामने डेटा है, एक बार आप कंपेयर कर लेना जो चीजें मैंने बताई हैं। और उसके बाद यहां पर से ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर रखा गया है, सिंपल सा है। अब वर्ड मैंने बता दिया है, देखो सब्सटेंशियल लिखा है, सब्सटेंशियल जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का मतलब है अच्छा खासा होना। वर्ड मैं बता देता हूं, यहां पर बेस्ट नहीं ढूंढना है, सब्सटेंशियल मतलब जहां पर अच्छा खासा हो। और अच्छा खासा कहां होता है, JTD याद रखना, JTD का ऑर्डर मैं लिख देता हूं, EG3, EG1, T2G5, T2G4, T2G2 और लीस्ट होता है TTG1। सबसे बेस्ट किस में होता है, हाईएस्ट JTD इसमें होता है। हमें जो आंसर लगाना है इन दोनों का लगाना है, तो जिन जिन में इसमें अनसिमेट्री आ जाए तो वहां पर आप आंसर लगा दीजिएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज इसे सॉल्व करके जरूर बताना। और मैंने जो दिया था माइक्रोस्टेट कैलकुलेशन, इसकी माइक्रो स्टेट्स काउंट करके एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है ये दोनों, और जितना चीजें थी मैंने आपके सामने विद एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ हुई बुक का भी रख दिया। अगर आपको समझ में आया हो सेशन तो लाइक कर देना, अगर अच्छा लगे तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। मिलता हूं इसी तरह के और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और प्रयास करूंगा इससे भी बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।